नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा समय होता है कि आप बाध्य होते हैं आपके जो ब्रोकर हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि कैसे कंप्लेन किया जाता है, उसका रिड्रेसल कैसा होता है। तो आज का वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी ब्रोकर, जो भी आपके ब्रोकर है, अगर किसी सर्विस रिलेटेड या कोई टेक्निकल मैटर ये सब लेकर अगर कोई कंप्लेन है, उसको आप रेज कैसे करें। रिसेंटली मैंने भी एक कंप्लेंट रेज किया था, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने शेयर करता हूं। और शेयर करने से पहले मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाएं। और अगर मेरे से जुड़े होने चाहते हैं, मेरे ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करें या मेरे जो ट्विटर चैनल है वहाँ मुझे ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आपको मैं बताता हूँ कैसे, अगर आपका कोई ग्रीवेंस है, कोई इशू है, तो आप उसको NSE को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कैसे रेज करोगे। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट पे ले चलता हूँ, उसी से आपको देखना इजी रहेगा, जानना इजी रहेगा। सबसे पहले आप गूगल ओपन कीजिए और इसमें आप सर्च कीजिए NSE कंप्लेंट फॉर्म। मैं थोड़ी देर पहले किया था, ऑटोमेटिक NSE कंप्लेंट फॉर्म करने के बाद आप इधर आ जाएंगे, रजिस्टर ए कंप्लेंट ऑफिस, ऑफलाइन डाउनलोड कंप्लेंट फॉर्म। मैंने ऑफलाइन किया था और ऑनलाइन में मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ एंड भुवनेश्वर में इन्वेस्टर सर्विस सेल है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो मैंने ऑफलाइन किया था। तो उसको कैसा किया था मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोनों बराबर है, कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे कि आप क्लिक करें, आप आ जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का डाउनलोड कंप्लेंट फॉर्म एंड आप डाउनलोड कंप्लेंट फॉर्म में यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाता है फॉर्म। नीचे देखिए फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब आपको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले है जो पहला पार्ट ए है, इसमें पर्सनल डिटेल लिखिए, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, आपका अपना नाम, आपका जो एड्रेस, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, जो कि आप ब्रोकर के साथ जो जिस एड्रेस दिया हो उस एड्रेस आप दे दीजिए, बेटर रहेगा। सिटी, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी जरूर दीजिए, क्योंकि आपके साथ NSE इसी ईमेल आईडी और इसी टेलीफोन में आपको कांटेक्ट करेंगे। और ट्रेडिंग मेंबर जो आपको क्लाइंट कोड देता है, आप इसको इधर रखिए, इधर लिखिए। देन उसके बाद आपका जो डीमैट अकाउंट डिटेल है आप यहाँ लिख सकते हैं। ट्रेडिंग मेंबर का जो नाम है आप उसमें ट्रेडिंग नंबर का नाम लिखिए, जो भी आपका ट्रेडिंग मेंबर है। हाँ, ब्रोकर को NSE में कहा जाता है ट्रेडिंग मेंबर, ये ध्यान रखिए। ट्रेडिंग मेंबर का मतलब आपका ब्रोकर, और उनका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो उसको भी आप दे सकते हो। अब बड़ा चीज है, देखिए ये वाला पोर्शन, नेचर ऑफ कंप्लेन, आप इसे देखिए। नेचर ऑफ कंप्लेन में ये सारा चीज है। देखिए इसमें 4 कॉलम्स है। ये है कैपिटल मार्केट रिलेटेड, ये है फ्यूचर ऑप्शन का बारे में अगर आपका कोई कंप्लेन है, देन ये है करेंसी डेरिवेटिव का बारे में, और यह है कमोडिटी। तो चारों चीजों का बारे में है। तो आपको जो भी है, नॉन इश्यूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द ट्रेडिंग मेंबर, नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड सिक्योरिटीज, नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड सिक्योरिटी केप्ट एज मार्जिन, ऑक्शन क्लैरिफिकेशन, क्लोज आउट, स्क्वायर ऑफ पोजीशन, देन ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन, कंसेंट, excess brokerage charged by trading member, service related, non or wrong execution of order, opening and closing account, connectivity system related, others if any। देखिए मैं अपना कंप्लेंट जो दिया था, उस कंप्लेंट मेरे को इसमें मेरा 2 चीज था। एक था सर्विस रिलेटेड,
नॉन, ये था मेरा नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, क्योंकि मैंने ऑर्डर प्लेस किया था बाय मेल और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसके लिए मैं अपना कंप्लेंट रेज किया था। साथ में मैं कनेक्टिविटी सिस्टम रिलेटेड भी इशू रेज किया था, बिकॉज ऑफ विच आई कुड नॉट कनेक्ट विद द ब्रोकर सिस्टम। और मेरा जो इशू था फ्यूचर एंड ऑप्शन का था, तो मैं यहाँ एक टिक मार्क किया था, एंड सेकेंड थिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में कनेक्टिविटी सिस्टम में भी टिक मार्क किया था। तो ये ध्यान में रखिए। ये पेज 1 खत्म होने के बाद लेट अस गो टू द पेज 2। 3A आपका कोई मतलब नहीं। वैल्यू ऑफ क्लेम, आप जो क्लेम कर रहे हो, जो कैलकुलेशन का डिटेल देना पड़ेगा। आप क्यों सोच रहे हो कि आपको उतना रुपया मिलना चाहिए, सो गिव ए रीजन, लॉजिक देकर आप इस जगह पर अपना अमाउंट लिखिए। यहाँ जो है आप अपना अमाउंट लिखिए, और नीचे जो जगह है आप उसको, ये जगह पर आप लिखिए हाउ यू डिराइव दैट अमाउंट। नेक्स्ट लेट अस गो टू पॉइंट नंबर 5, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एनक्लोज्ड विद द कंप्लेंट। इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट है, या आपका कोई और इशू, जैसा कि आपने फ़ोन किया था तो उसका स्क्रीनशॉट आप दे सकते हैं कि आप 4-5 बार फ़ोन किए, उसका हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हो, बट आप ब्रोकर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। तो ये सारी चीज़ इसलिए होता है कि मैं सोचता हूँ कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस फैल गया है, लेकिन वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बड़ा नहीं किए हैं, या उनका जो सपोर्ट टीम उसका नंबर भी उसको बड़ा नहीं किए हैं। मान लीजिए आप उनके पास किसी के पास 50,000 क्लाइंट है, ठीक है, उसमें अगर 50 आदमी काम कर रहे हैं या 100 आदमी काम कर रहे हैं तो थोड़ा रीजनेबल है। लेकिन आपके पास अगर 25 लाख क्लाइंट है, आप उसके हिसाब में आप उसी प्रोपोर्शन में, या जो कि सहूलियत दे सके वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना सपोर्ट स्टाफ नहीं है, उतना टेलीफोन नंबर उनका नहीं है अटेंड करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ ये कंप्लेंट करने लायक चीज़ है, इसको कंप्लेंट किया जा सकता है। बाकी क्या होगा वो तो NSE डिसाइड करेगा, बट लेट मी नॉट डाइग्रेस। अब चलते आगे का पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा। जब आप कंप्लेंट रेज कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है। देन डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट टेकन अप विथ द मेंबर। ये चीज वही है कि आप जब आपको कोई इशू आया तो आप ब्रोकर को या ट्रेडिंग मेंबर को कब बताएं, तो वो जो आप ईमेल किए हो तो वो सबका आप जो तारीख है, जो टाइम है, उसको यहाँ लिखना है। और यहाँ भी अगर कोई अटैचमेंट देना है, जैसा कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है ब्रोकर के साथ, उसको भी आप उसमें कॉपीज उसको अटैच कर सकते हो। देन डिटेल, लास्ट पॉइंट इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लेंट। यहाँ पर आप डिटेल दीजिए क्या क्या हुआ था, आप क्यों कंप्लेंट रेज कर रहे हो उसका आप डिटेल दीजिए। अगर इतना जगह आपको पूरा नहीं होता है तो आप इसमें एक अटैचमेंट, एक अलग व्हाइट पेपर में उसमें अटैचमेंट लगा सकते हो, और यहाँ लिख दोगे कि डिटेल्स इन अटैच सीट करके आप लिख सकते हो। और उसके बाद आप अपना जो जहाँ हो वहाँ का प्लेस एंड डेट और आपका जो कंप्लेनेंट सिग्नेचर, यानी कि आपका खुद का सिग्नेचर यहाँ देकर आप उसको क्या कर सकते हो, या आप उसको ईमेल में इसका स्कैन कॉपी सब लेकर आप NSE का जो आपका दो नज़दीक इन्वेस्टर सर्विस सेल है उसको आप मेल कर सकते हो। उनका साइट से मेल ID आपको मिल जाएगा, और आप उनसे बात भी कर सकते हो। जरूर वो लोग एक नंबर देते हैं, उनसे बात करना कि भाई मैं अपना कंप्लेंट रेज कर रहा हूँ। या अगर आप उसी शहर में, जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ और भुवनेश्वर में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सपोर्ट सेल है, तो मैं वहाँ खुद इन पर्सन जाकर जो वहाँ का जो साहब थे उनको मैं हाथों हाथ देकर आया था। तो यही रहा, आप कंप्लेंट कैसे फॉर्म में रेज कर सकते हो। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, आप कंप्लेंट को ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हो।
आपका कंप्लेंट मिलने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको आपका जो ब्रोकर है, जो ट्रेडिंग मेंबर है, उनके पास भेजेगा और ट्रेडिंग मेंबर्स अपना जो भी उनका जो कहना है वो आपको भेजेंगे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भेजेंगे। उसके बाद अगर वो आपका जो कंप्लेंट है उसको रिजेक्ट करते हैं तो आप उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लिखिए कि जो ब्रोकर का जो रिप्लाई है वो रिप्लाई सही नहीं है और उसका ग्राउंड ये है, अपना ग्राउंड बताइए और बोलिए कि उसमें इंटरवेन करने के लिए। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी रहता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी का जो भी उनका जो मेंबर है उनको बुलाएंगे, फिर आपको भी बुलाया जाएगा और जो ब्रोकर है उनको बुलाया जाएगा। अगर आप लोग दूर है तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया भी हो सकता है। मेरे साथ, मैं तो नज़दीक था, मैं चला गया था, लेकिन ब्रोकर वाज अवेलेबल ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसमें जो अपना अपना लॉजिक, अपना अपना व्यू पॉइंट देते हैं, जिसको कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के मेंबर हैं वो उसको नोट करते हैं और उसको नोट करके ये जो चीज़ होता है उसके बाद वो अपना रिपोर्ट देते हैं। सो दैट रिपोर्ट में बी अगेंस्ट यू और इन फेवर ऑफ यू, और जैसा वो होता है उस, अगर ये आपका फेवर में होता है, अगर आपका कंपेंसेशन 2 लाख से कम है तो 50% मिल जाता है। अभी तक तो आई हैव नॉट क्लेम दैट, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा मेरा एग्जैक्ट कंप्लेंट क्या था, जो कि आपको शायद आपको कुछ नया लॉजिक, नया बातें आपको समझ में आ जाएगा उसमें। तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का डिसीजन अगर आपके अगेंस्ट में है तो आपके पास एक और मौका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक और मौका देता है, वो है आर्बिट्रेशन का। तो हर एक जगह जहां एनएससी का सर्विस सेल है वहां पर आर्बिट्रेशन का भी सुविधा होता है। इसके लिए भी, आर्बिट्रेशन के लिए भी आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन में जो चीज़ होगा वो आपको उसमें अटेंड करना है, अटेंड करके अपना पॉइंट को फिर बताना है, ब्रोकर अपना पॉइंट बताएगा। देन आर्बिट्रेशन का जो व्यू पॉइंट होता है वो बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का जो रिकमेंडेशन होता है, यद्यपि आपको 50% पैसा मिल जाता है इफ़ द क्लेम अमाउंट इज लेस देन 2 लाख रुपीज़, देन फिर भी उसको ब्रोकर चैलेंज कर सकता है। और आर्बिट्रेशन होने का बाद ये बात नहीं है कि बात वहाँ ख़त्म हो गया। अगर उसमें आप एग्रीड हो या आपका ब्रोकर भी उसमें खुश नहीं है, तब वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं या आप भी अपील कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म है जैसा कि ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी और आर्बिट्रेशन का, इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। अगर इफ़ यू थिंक लॉजिकल है आपका पॉइंट तो आप उसको प्रॉपरली उसको रेज करें और प्रॉपरली उसको बताएं। हाँ, ये बात मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ, अगर टेक्निकल ग्लिच जो है वो एकदम बिल्कुल ब्रोकर के साथ रहता है, ब्रोकर को सपोर्ट करता है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप जब सबसे पहले आप सिग्नेचर देते हो, आप ब्रोकर का जो फॉर्म है उसमें लिखा रहता है अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है तो उसमें उसके लिए ब्रोकर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। और सेबी का भी गाइडलाइन कुछ वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ टेक्निकल ग्लिच में उनका, क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी बोलेंगे, तो उसके लिए भी वो बताएंगे कि नहीं आपको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा इफ़ द मैटर इज ओनली रिलेटेड टू टेक्निकल ग्लिच। मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में सेबी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो इतने सारे ब्रोकर्स आ गए हैं, स्पेशली वो ब्रोकर जो कि डिस्काउंट ब्रोकर बोलते हैं, जो कि कम पैसे ब्रोकरेज में वो लोग सर्विस देते हैं, वो क्या करते हैं कि पैसा जकाने के चक्कर में उनको जितना शायद इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना मैन पावर चाहिए, उसका गाइडलाइन तो सेबी बना सकता है। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एनएससी और सेबी को सिर्फ एक ऐसा रूल ना बना दे जिसमें कोई जो कि स्मॉल इन्वेस्टर का अगेंस्ट में जाता है, अगर उसको भी
नियम बनाए, कानून बनाए कि आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे, वेदर उसका रिलायबिलिटी कितना है, और उनके पास जो मेंबर है उनका जो टेलीफोन नंबर से कितने सारे हैं, वो लोग को अगर फ़ोन करे तो कितना जल्दी फ़ोन उठाते हैं। यू नो देयर इज ए लार्ज ब्रोकर इन इंडिया, डिस्काउंट ब्रोकर, जिसको आप फ़ोन करेंगे तो बोलेगा कि आपका वेटिंग टाइम इज 15 मिनट्स। अरे भाई, जहाँ मिनट मिनट में काम ऊपर नीचे शेयर हो रहा है, आप 15 मिनट वेट कैसे कर सकते हो? तो ये सारी जो चीज़ है आप इसको रेज कर सकते हो। और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में सेबी और एनएसई जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए, ज़रूर इसको ध्यान देंगे, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। मैं सुना हूँ कि जी बिजनेस के एक डिबेट में जो कि वो लोग कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नियम आया नहीं अभी तक। तो आप इसके बारे में सोचिए, और ये अगर रिक्वेस्ट करेंगे, मैं जानता हूँ सेबी और एनएसई ज़रूर सहायता करेंगे छोटे इन्वेस्टरों को। और इसके बारे में, इस सब्जेक्ट का बारे में मैं एक दूसरा वीडियो लाने वाला हूं जो कि मेरे साथ खुद हुआ था, और उसमें क्या डिटेल है मैं उसको बाद में बताऊंगा। और अगर इसी सब्जेक्ट के बारे में कोई आपके क्वेरी है, आप इसको अपना जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप लिखिए, नहीं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, या मेरा जो टेलीग्राम है वहाँ पूछ सकते हैं, या ट्विटर में इसके बारे में पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, और इसका मैं रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।